नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम RSCIT के पुराने पेपर की प्रैक्टिस कराने के लिए जा रहे हैं और अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कुछ मुख्य कंप्यूटर क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो सकते हैं। और हो सकता है दोस्तों कि आप जिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़ी हुई तैयारी, तो वो पेपर के क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा में बहुत काम आए। क्यों दोस्तों, कई बार पहले की हुई परीक्षाओं में से भी क्वेश्चंस हमारे काफ़ी रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये RSCIT 2 जून 2013 को लगा RSCIT का प्रथम पेपर, उसकी आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, GUI का विस्तृत रूप क्या है। दोस्तों, यहाँ आपको GUI का पूरा नाम बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन आपके पास हैं: ग्राफिकल यूज़र इंस्टॉलेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंस्टॉलेशन, ग्राफ यूज़र इंटरफेस। दोस्तों, सही जवाब है इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सवाल नंबर 2 है, HTTP का विस्तारित रूप क्या है। दोस्तों, सवाल है HTTP का विस्तारित रूप क्या है। दोस्तों, ये सवाल कई बार और अक्सर कर पूछा ही जाता है। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, नंबर 2 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, नंबर 3 हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों, इस सवाल को अच्छी तरीके से याद रखें और ये सवाल कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग प्रणाली का मतलब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। हमारे कंप्यूटर के अंदर या एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो जैसे कि हम बात करें विंडो के नाम से आपने कई बार सुना होगा, तो विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। तो सवाल है लाइनेक्स, विंडोज, मैकओएस या वर्ड प्रोसेसर। तो जवाब है दोस्तों वर्ड प्रोसेसर। दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो किसी विशेष काम को करने के लिए कंप्यूटर को डाला जाता है। तो याद रखना, आपका जो लाइनेक्स, विंडोज और मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है और वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण कौन सा है। OMR, मैग्नेटिक टैप, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर। दोस्तों, याद रखना, मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण। तो दोस्तों, जवाब है OMR। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के लिए हम OMR शीट को भरते हैं, जिसके अंदर कुछ गोले होते हैं, इन्हें काला करना होता है। तो उसी को दोस्तों OMR शीट बोलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। वायरस स्कैनर, डिस्क डिफ्रेगमेंट, डिस्क क्लीनअप, MS एक्सेल। दोस्तों, सही जवाब है MS एक्सेल। दोस्तों, MS एक्सेल यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। याद रखना कि यूटिलिटी प्रोग्राम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है, जबकि MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक अलग भाग है। तो याद रखना, सही जवाब है MS एक्सेल। अगला सवाल है, निम्न में से एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई हैं। स्कैनर, स्पीकर, बारकोड रीडर, कीबोर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब है स्पीकर। दोस्तों, याद रखें, स्कैनर, बारकोड रीडर और कीबोर्ड ये सभी इनपुट इकाइयाँ हैं। इनसे कंप्यूटर के अंदर सूचनाएं भेजी जाती हैं, जबकि स्पीकर से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। आगे सवाल है, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग विषय वस्तु संपादक प्रोग्राम है और इसका उपयोग सामान्य टेक्स्ट फाइलों को देखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। तो संगणक, नोटपैड, एड्रेस बुक या पेंट प्रोग्राम। तो सही जवाब है नोटपैड। दोस्तों, नोटपैड एक ऐसा
एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप किसी भी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। और नोटपैड को दोस्तों टेक्स्ट एडिटर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ये सवाल भी कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर एक लंबा सा बार देखते हैं, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपने जब भी कंप्यूटर चालू किया है तो आपके सबसे पहले आने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप होती है, और डेस्कटॉप के नीचे सबसे जो नीचे आपने एक पट्टी देखी है, उस पट्टी का नाम पूछा है, नाम बताना है। तो इसमें सही जवाब है टास्क बार। तो दोस्तों आपके डेस्कटॉप के बॉटम साइड में, नीचे की साइड में जो पट्टी दिखाई देती है, जहां आपके लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेनू होता है, राइट साइड में डेट एंड टाइम दिखाई देता है, उस पट्टी को टास्क बार बोला जाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर की एक भाषा जो 0 और 1 की मदद से लिखा जाता है वह कहलाता है? दोस्तों जवाब आपके पास 4 है, आपको एक सिलेक्ट करना है। मशीनी लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों मशीनी लेवल लैंग्वेज। याद रखना दोस्तों, आपसे कई बार या कभी भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की मशीनी भाषा को किस रूप में लिखा जाता है, तो वो 0-1 के रूप में। इसे डिजिटल लैंग्वेज, न्यूमेरिकल लैंग्वेज आदि नामों से जाना जाता है। अगला सवाल है, डॉट डॉट लगे हुए हैं, एक पॉइंटिंग युक्ति उपकरण है। देखो दोस्तों, जिससे आपके कंप्यूटर में पॉइंटर जो दिखाई देता है उसे मूवमेंट या चलाया जाता है, उस उपकरण का नाम पूछा है। तो आप समझ गए होंगे, आपके सामने जो 4 जवाब हैं उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना था। तो माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड। तो सही जवाब माउस। तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं पहले से ही। अगला सवाल है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में 4 ऐसे बटन होते हैं जो अप डाउन लेफ्ट राइट साइड में आपको दिखाई देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तो दोस्तों सही जवाब है नेविगेशन कुंजी या नेविगेशन कीज बोला जाता है। दोस्तों जैसे कि आ रहा है फंक्शन कीज, ध्यान रखना कीबोर्ड के सबसे ऊपरी पंक्ति में जो F1 से लेके F12 तक होती हैं उन्हें फंक्शन की बोलते हैं। टाइपराइटर कुंजी को दोस्तों आप जानते हैं टाइप करने के लिए होती है। अगला है स्पेशल पर्पज कुंजी। तो स्पेशल पर्पज कुंजी में दोस्तों आपकी कंट्रोल, आल्ट या कुछ और भी कीज़ हैं जैसे कि स्क्रॉल लॉक, पॉज, स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन आदि। तो ये आपके सभी स्पेशल पर्पज कुंजी होती हैं। आगे अब बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही क्रम यानी तेज से धीरे की ओर कौन सा होता है? तो दोस्तों इसे आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखें, क्योंकि सबसे पहले डाटा आपका कैश मेमोरी की तरफ जाता है, कैश मेमोरी से फिर मेन मेमोरी ट्रांसफ़र होता है। मेन मेमोरी जिसे आप रैम और रोम बोलते हैं, ध्यान रखेंगे सबसे पहले कैश मेमोरी इसको अपने पास स्टोर करती है, कैश मेमोरी के बाद मेन मेमोरी यानी रैम और रोम में, उसके बाद आप अपना हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क के बाद रजिस्टर्ड भी हो। तो ये दोस्तों ये एक मेमोरी का सही क्रम है, आप याद रखना है। अगला सवाल है, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर उसे म्यूजिकल फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो अब आपको 4 ऑप्शंस हैं, इनमें सेलेक्ट करना है। आप उस फाइल को लेवल म्यूज़िक फोल्डर में पा सकते हैं, आप उस फाइल को केवल डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं, आप फाइल को दोनों फोल्डर में पा सकते हैं, या आप फाइल को किसी फोल्डर में नहीं पा सकते हैं। तो सही जवाब है कि आप उस फाइल को केवल म्यूज़िक फोल्डर में पा सकते हैं। अगला सवाल है, डीवीडी का पूरा नाम बताना है। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, आपको अच्छी तरीके से पता भी होगा कुछ दोस्तों को। तो डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो जवाब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और दोस्तों कहीं कहीं इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है। तो दोस्तों दोनों में अंतर मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके डिस्क के अंदर भरे डाटा पर निर्भर करता है कि अगर आपकी डीवीडी के अंदर नॉर्मल डाटा है तो उसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोला जाएगा, और अगर वो डीवीडी स्पेशली केवल वीडियो के लिए बना दी गई है तो उसे डिजिटल वीडियो डिस्क बोला जाता है। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू का मतलब होता है कि जब आपके सामने एमएस वर्ड ओपन होकर के आता है अपने, तो सबसे पहले जो आपको दिखाई देने वाले एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आधी स्क्रीन दिखाई दे रही है,
या पेज दिखाई दे रहा है तो इस उन व्यूज़ का एक नाम है। तो उन्हीं व्यूज़ में से आपको बताना है कि आपके सामने ऑटोमेटिक या स्वतः कौन सा व्यू पहले से खुला आता है। तो प्रिंट लेआउट, हेडलाइन व्यू, वेब लेआउट या आउटलाइन व्यू। तो दोस्तों सही जवाब है प्रिंट लेआउट व्यू। दोस्तों याद रखना प्रिंट लेआउट व्यू सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट व्यू होता है एमएस वर्ड का, क्योंकि जितना भी वर्क हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं वो सभी प्रिंट लेआउट व्यू में करते हैं, क्योंकि इस व्यू में काम में आने वाले सारे टूल्स, ऑप्शंस, मेनू और रियल व्यू दिखाई देता है जो हमारे प्रिंट आउट पर आएगा। याद रखना कि अगर आप प्रिंट लेआउट में जो वर्क कर रहे हैं, जो पेज पर आपको जो चीज़ जहां आपने रखी है, बनाई है, वो वहीं पर सटीकता से प्रिंट होकर के आती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। दोस्तों सवाल है निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फॉन्ट स्टाइल से मतलब होता है कि फॉन्ट के जो प्रकार तरीके से बना हुआ जो लेआउट होता है वो स्टाइल नहीं है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट। तो दोस्तों जवाब है सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, कभी आपने देखा है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इस तरीके से, तो ऊपर की साइड में जो 2 या 3 हम लगा देते हैं उसे दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो वो फॉन्ट का स्टाइल नहीं माना जाता है। अगला सवाल है फाइल का एक या फाइल का प्रकार इंगित करता है कि ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है। वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है तो वो है दोस्तों .docx। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वर्ड 2007 से पहले जितने भी वर्जन थे वो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता था वो .doc होता था। लेकिन 2007 के बाद जितने भी आपके वर्ड के वर्जन हैं उन सब का एक्सटेंशन नेम .docx है। आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, 2003 में अगर पूछ लिया तो उसका एक्सटेंशन नेम .doc होगा और 2007 के बाद का .docx होता है। अगला सवाल है डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए तो एंड कुंजी का यूज़ करते हैं। आपके कीबोर्ड में एंड की एक होती है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाएंगे। अगला सवाल है एमएस वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा जो आती है वो किस चीज़ को शो कराती है। तो दोस्तों जवाब है वर्तनी स्पेलिंग में अशुद्धि। आप जो मीनिंग लिखते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कोई शब्द मिस है या कोई कुछ एक कैरेक्टर मिस है, इसलिए उसे वर्तनी या मीनिंग की गलती बोलते हैं। और थोड़ा सा याद रखें कि जिन शब्दों के नीचे रेड लाइन आती है वो मीनिंग की गलतियां मानी जाती हैं और जहां ग्रीन लाइन आती है दोस्तों वह ग्रामर से। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्लू लाइन भी आ जाती है। तो दोस्तों ब्लू लाइन आपकी ग्रामेटिकल तौर पे तो वो सेंटेंस सही है, लेकिन उसको डबल यूज़ कर दिया गया है आपके द्वारा। हो सकता है कि इज के साथ आपने आर लगा दी हो सकता है कि ए एन अगर आपने कोई आर्टिकल लगाया है तो ए स्मॉल रह गया हो। तो कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इस वजह से वो ब्लू लाइन भी दिखा देता है, तो लेकिन वो एरर या गलती नहीं मानी जाती हैं। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप से प्रविष्टित है। आपको ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही तरीके से जो फॉर्मूला है वो कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना सही क्रम फॉर्मूले का ये होता है, सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, उसके बाद फॉर्मूला का नाम लिखा जाता है, फिर कोष्टक के अंदर सेल एड्रेस या संख्या लिखी जाती है, उसके बाद फॉर्मूले के अंदर या तो 2 बिंदी जिसे कॉलन बोलते हैं या कॉमा, ये 2 ही चिन्ह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तभी फॉर्मूला ये सही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है यदि आप डॉक्यूमेंट को चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का उपयोग करेंगे। दोस्तों पेज आपका 2 तरीके से यूज़ में लिया जाता है, एक लंबाई में और एक चौड़ाई में। तो याद रखना दोस्तों जो लंबाई में जो पेज होता है उसे पोर्ट्रेट बोला जाता है और चौड़ाई में जो पेज होता है उसे लैंडस्केप। तो यहाँ इसका सवाल का सही जवाब है लैंडस्केप।
आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ आपको कुछ बताना चाहूँगा कि एमएस वर्ड में जो पेज होता है उसे पेज ही बोलते हैं। एमएस एक्सेल में जो पेज होता है उसे वर्कशीट बोला जाता है। और पावर पॉइंट में दोस्तों स्लाइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्लाइड। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि पावर पॉइंट से पूछे, आपसे एमएस वर्ड के बारे में पूछ सकता है, एक्सेल के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पावर पॉइंट का जो है वो सही जवाब होगा स्लाइड। अगला सवाल है स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सही जवाब है इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं? इफेक्ट्स बोलते हैं उन्हें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्लाइड प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, एमएस वर्ड का यूज़ हम लोग टेक्स्ट टाइपिंग में करते हैं, एक्सेल का लॉजिकल या मैथमेटिक्स या डाटा एंट्री के लिए करते हैं, एंड एमएस पावर पॉइंट का ये स्लाइड प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। और यही मैं आपको बताना चाहूँगा एमएस एक्सेल जो एमएस एक्सेस होती है ये डाटाबेस सेव करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों सही जवाब अब आपको मिल चुका होगा, जवाब है एमएस पावर पॉइंट। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। एमएस पावर पॉइंट 2010 में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एमएस वर्ड के बारे में बताया था, तो यहाँ एक्सटेंशन के बारे में याद रखना कि जो आपका PSD एक्सटेंशन फोटोशॉप का होता है, .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये एक्सटेंशन वर्ड पैड का होता है। .pptx ये पावर पॉइंट 2007 के बाद वाले वर्जन का होता है। और जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ docx वर्ड 2007 के बाद जितने भी एक्सटेंशन थे उनका ये एक्सटेंशन है। 2007 से पहले के जो वर्जन है, अगर हम पावर पॉइंट की बात करते हैं तो 2007 से पहले के वर्जन का जो एक्सटेंशन नाम वो .ppt और 2007 के बाद .pptx होता है। यही दोस्तों वर्ड की खासियत है। तो आते हैं, इसका सही जवाब है .pptx। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का उपयोग वेब पेजेस देखने के लिए किया जाता है। दोस्तों वेब पेज देखने का मतलब होता है कि उस एप्लीकेशन का नाम बताइए जहां आप कोई भी वेबसाइट या वेब पेज खोलते हैं। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है दोस्तों, इसका यूज़ किया जाता है। मोजिला फायरफॉक्स, आपने दोस्तों इसका भी नाम सुन रखा हुआ, इसका प्रयोग भी वेबसाइट आदि खोलने के लिए करते हैं। सफारी, ये भी वेब ब्राउज़र है। तो लास्ट जवाब उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र, जैसा कि अभी आपको सवाल मैंने बोला था वही सेम टू सेम सवाल यही आ गया, थोड़ा सा टाइपिंग में और उसमें अंतर है। वेबसाइट, www, माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला फायरफॉक्स। तो सही जवाब है दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स। तो इसमें याद रखना वेबसाइट एक पेज होता है, www एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का एक ग्रुप है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। दोस्तों याद रखना अक्सर पूछा भी जाता है, वेब ब्राउज़र जितने भी होते हैं वो सब एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है। दोस्तों यह एक ब्राउज़र है, जैसे आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी वेब ब्राउज़र थे, ऐसे ही नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है, यह भी एक ब्राउज़र है। अगला सवाल है इंटरनेट के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं। अब दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से आपने कार्य काफ़ी भी किए होंगे और करवाए होंगे, जैसे कि ईमेल भेजना, शिक्षा एजुकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारी। तो यहाँ 4 ऑप्शंस में पूछा है, उसके बाद पूछा है आपको उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट के जरिए सारे काम किए जा सकते हैं। तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला सवाल है अवांछित
और अनचाही मेल क्या कहलाती हैं? दोस्तों अगर आपके मेल पर अवांछित मेल जो होती हैं, जो हमारे द्वारा ना चाहते हुए भी हमारे पास आ जाती हैं, कभी किसी में ऐड आ रहा है, कभी किसी में कोई फालतू की फाइल पर आती हैं जो हमारे लिए काम की नहीं है, जो किसी कंपनी द्वारा व्यर्थ में भेज दी जाती हैं कुछ विशेष ऐड आदि करने के लिए, तो वे ऐसी फाइल जिन्हें हमारे लिए कोई उपयोग या महत्व नहीं है, ऐसी फाइलों को हम लोग स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पैम बोला जाता है। तो सही जवाब भी इसका स्पैम होगा। दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को स्टोर कर सकती है? दोस्तों सही जवाब जानने से पहले इसको इंग्लिश में समझेंगे कि उस मेमोरी का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। तो दोस्तों याद रखेंगे फ्लॉपी डिस्क ओनली 1.44 MB का डाटा स्टोर कर सकती है। तो सही जवाब है डीवीडी। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, जैसा कि फ्लॉपी के बारे में बताया था कि 1.44 MB का डाटा स्टोर करती है, वहीं डीवीडी 4.5 GB का डाटा स्टोर करती है। CD रोम 700 MB का, DVD RW ये रीराइटेबल डिस्क होती है दोस्तों, इसके अंदर 4.5 GB से कम डाटा आता है। तो सही जवाब है DVD। तो अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया स्टार्टिंग, बूटिंग, टर्निंग ऑन, हाइबरनेटिंग क्या कहलाती है? तो सही जवाब है बूटिंग। क्या कहलाती है? बूटिंग। अब थोड़ा सा मैं इन चारों ऑप्शंस के बारे में आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग, अब दोस्तों स्टार्टिंग का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर चालू करना स्टार्टिंग कहलाती है। स्टार्टिंग का मतलब होता है किसी काम को नए सिरे से चालू करना, लेकिन कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाती है। टर्निंग ऑन ये भी स्टार्टिंग का दूसरा नाम है। हाइबरनेटिंग, दोस्तों कुछ कंप्यूटरों में एक सुविधा होती है स्लीप मोड की, तो याद रखना कंप्यूटर में ये दो ऑप्शन होते हैं, स्लीप और हाइबरनेटिंग। तो दोस्तों अगर आपने किसी कंप्यूटर को स्लीप करके बंद किया है तो उस कंप्यूटर का जो डाटा है या कंप्यूटर है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। अगर कुछ समय के लिए कंप्यूटर को हमें बंद रखना है तो आप स्लीपिंग मोड में रख दीजिए, और लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर को बंद रखना है तो उससे हाइबरनेट कर दीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आप हमारे इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं इसे हमें दोस्तों आप कमेंट करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए। हम अगले वीडियो में कुछ खास प्रश्नों का कलेक्शन लेके आएंगे, आप उसे भी ज़रूर देखिए, उसे देखना ना भूलिए। और इसी के साथ में मेरी आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। अगर आप हमसे संपर्क साधना चाहते हैं या कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7737200400। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण।